हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो क्लास 11th का एक महातांडव वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हॉर्नबिल बुक के दोनों सेक्शन अर्थात प्रोज और पोएट्री सेक्शन के सभी चैप्टर को मिला करके मोस्ट वीवीआई 200 एमसीक्यूज़ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इतना करने के बाद आपका हॉर्नबिल बुक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच ये है। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी से है, ठीक है। इसमें हम लोग एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, हुई इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसके ऑथर का नाम पूछा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आपका खुशवंत सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ लॉन्ग हैज़ द ऑथर नॉन हिज ग्रैंड मदर। कि नरेटर जो है या ऑथर जो है, लेखक जो है, अपने ग्रैंड मदर दादी माँ को जो है वो कितने सालों से जान रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 20 सालों से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, हुज पेन पोर्ट्रेट हैज़ बीन ड्रॉन बाय द ऑथर। कि किसकी जो तस्वीर है वो ऑथर के द्वारा बनाई गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिज ग्रैंड मदर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द ऑथर फाइंड हार्ड टू बिलीव। ठीक है, कि ऑथर को जो है क्या चीज़ यकीन करना वो मुश्किल हो रहा था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द ग्रैंड मदर वॉज यंग एंड प्रेटी। कि ग्रैंड मदर जो थी वो कभी जवान और सुंदर हुआ करती थी, ये जो है उनके लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। वे वॉज द ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग। कि ग्रैंड फादर की जो तस्वीर थी वो कहाँ पे टंगी हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका एबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस के ऊपर जो किचन रूम था तो वहाँ पे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द मैन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ये जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, तो इसमें जो मैन कैरेक्टर है वो कौन है। तो सही आप आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द ग्रैंड फादर वेयर। ग्रैंड फादर जो है वो क्या पहनते थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। ठीक है, एक बड़ी सी पगड़ी पहनते थे और ढीला ढाला सा कपड़ा पहनते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द ग्रैंड फादर लुक इन द पोर्ट्रेट। ठीक है, ग्रैंड फादर जो है वो तस्वीर में कैसे दिखते थे। तो ऐसे दिखते थे कि जैसे मानो वह 100 साल का कोई एक बूढ़ा आदमी हो, यानी 100 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन द ग्रैंड फादर लुक लाइक। कि लेखक के अनुसार जो है कि ये जो ग्रैंड फादर थे तो उन कैसे दिखते थे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अ पर्सन हु कुड हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन। यानी एक व्यक्ति जिसके बहुत सारे क्या हो बताना, तो ग्रैंड चिल्ड्रेन हो, उनके जैसा वो दिखना चाहिए था, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग अकॉर्डिंग टू द ऑथर। कि कौन सा जो विचार है वो हमेशा घूमते रहता था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी। कि ग्रैंड मदर जो है वो कभी सुंदर और युवा होंगी या जवान होंगी, ये बात जो है उनके दिमाग में घूमते रहता था हर टाइम। नेक्स्ट देखिए, व्हाट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑफ द ग्रैंड मदर। कि क्या जो है वो थोड़ा सा बेतुका, एब्सर्ड और अनडिग्निफाइड लगता था ग्रैंड मदर के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही हो जाएगा, द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। ठीक है, कि वह खेल जो बचपन में खेला करती थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड द ऑथर ट्रीट द थिंग्स द ग्रैंड मदर टोल्ड हिम अबाउट हर चाइल्डहुड व्हेन शी वॉज ए चाइल्ड। ठीक है, हाउ डिड द ऑथर ट्रीट द थिंग्स। कि लेखक जो है वस्तुओं को किस प्रकार ट्रीट करता था जब उसकी दादी माँ उसको बोला करती थी उसके बचपन में, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रीटेड देम लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। कि ग्रैंड मदर जो है वो किस तरह से दिखती थी। सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। छोटी सी थी, मोटी थी और झुकी हुई थी हल्की सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14,
हाउ वॉज द ग्रैंड मदर्स फेस, कि ग्रैंड मदर का जो चेहरा था वो कैसा था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, ठीक है, उसके चेहरे में जो है झुर्रियाँ पड़ गई थी, दरार आ गई थी, है ना। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड द ग्रैंड मदर मूव, ग्रैंड मदर जो है वो किस तरह से चलती थी, सही आंसर हो जाएगा आपका सी हॉबल्ड अबाउट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वह किस प्रकार चलती थी, एक हाथ जो है उसका कमर में रहता था और वह चलती थी। नेक्स्ट देखिए, वाई डिड द ग्रैंड मदर्स लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव, कि ग्रैंड मदर की जो है लिप्स, उसके जो होंठ थे तो क्यों हमेशा मूव करते रहते थे, सही आंसर जो होगा इसका आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, ठीक है, क्योंकि वह हमेशा क्या करते रहती थी, मंत्र या प्रार्थना की जाप करते रहती थी, प्रेयर की जाप करते रहती थी। नेक्स्ट देखिए, हाउ वॉज द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर व्हेन दे लिव्ड इन द विलेज, कि ग्रैंड मदर और ऑथर की जो रिलेशनशिप थी वो कैसी थी जब वे लोग कहाँ रहते थे, तो गांव में रहते थे, ठीक है, सही आंसर इसका जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड फ्रेंड्स, जब वे लोग गांव में थे तो वे लोग एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे दोनों, ठीक है, लेकिन शहर जा कर के वे लोग क्या हो गए हैं, ठीक है, एक दूसरे से मानो कि अलग हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वे वर द ऑथर्स पेरेंट्स, ठीक है, कि लेखक के माता पिता कहाँ रहते थे, सही आंसर हो जाएगा आपका सिटी में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डिड द ग्रैंड मदर से हर मॉर्निंग प्रेयर, कि ग्रैंड मदर जो है अपनी जो सुबह की प्रार्थना थी तो कैसे कहती थी, है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, ठीक है, एक उबाऊ गाने के रूप में वह क्या करती थी, तो प्रेयर कहती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20, वाई वुड द ग्रैंड मदर एक्कम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल, कि ग्रैंड मदर जो है वो लेखक को स्कूल छोड़ने के लिए क्यों जाती थी, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू स्कूल, क्योंकि स्कूल के बगल में क्या था, एक मंदिर था जो एकदम बिल्कुल स्कूल से सटा हुआ था, अटैच था, इसीलिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट, कि ऑथर जो है वो ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थिक एंड स्टेल चपातीस, ठीक है, मोटी सी चपाती एंड लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर, कि अब इन दोनों की दोस्ती के बीच, यानी किनकी दोस्ती के बीच, तो ग्रैंड मदर और ऑथर यानी लेखक की दोस्ती के बीच जो है कौन सा टर्निंग पॉइंट आया हुआ था, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी, जब उनके माता पिता जो है उन दोनों को कहाँ बुला लेते हैं, तो शहर में बुला लेते हैं, तो उन दोनों की दोस्ती में क्या होने लगता है, दरार आना शुरू हो जाता है। अगला देखिए, वाई डिडंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूज़िक, अब ग्रैंड मदर जो थी वो म्यूज़िक क्यों नहीं पसंद करती थी, सही आंसर हो जाएगा आपका सी थॉट म्यूज़िक वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, ठीक है, वह क्या सोचती थी कि ये जो म्यूज़िक वगैरह होते थे तो ये कौन क्या गाते थे, भिखारी लोग गाते थे, है ना, या जो कुछ मांगने वाले लोग आते हैं तो वो गाते थे, वो सोचती थी कि ये उन्हीं का काम है, इसलिए वह जो है म्यूज़िक पसंद नहीं करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज द ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस्ड, अब ग्रैंड मदर जो है वो हमेशा तनाव में क्यों रहती थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स इन स्कूल, क्योंकि शहर के स्कूलों में जो है ना तो भगवान के बारे में कुछ बताया जाता था, ना धार्मिक पुस्तकों के बारे में कुछ बताया जाता था। अगला देखिए, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी, अब जो है ग्रैंड मदर अपना टाइम जो है वो शहर में कैसे बिताती थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, स्पिनिंग द व्हील, ठीक है। अगला देखिए, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे, अब ये जो है ग्रैंड मदर अपना आफ्टरनून प्रत्येक दोपहर जो है कैसे बिताती थी, सही आंसर है बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज, बहुत सारे गौरैयों को खिला करके, है ना। अगला देखिए, व्हाट वाज द ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, अब ग्रैंड मदर की रिएक्शन क्या थी जब नरेटर ने या लेखक ने ये डिसाइड किया कि अब वह जो है पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे, तो विदेश जाएंगे, है ना, तब दादी माँ के चेहरे में कैसा रिएक्शन था,
तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नॉट इवन सेंटिमेंटल, कि वो जरा सा भी भावुक वो नहीं हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 ईयर्स। क्या हुआ जब लेखक जो हैं वो 5 सालों के लिए कहाँ जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो विदेश जा रहे थे। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड मदर बीड गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड। ठीक है, ग्रैंड मदर ने उसे क्या कहा, तो गुड बाय कहा। ठीक है जी, और उसके फोरहेड पर उसने किस भी किया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट चेंज केम इन द ग्रैंड मदर्स बिहेवियर इन द इवनिंग। अब शाम को जो है, शाम के समय ग्रैंड मदर के बिहेवियर में कौन से परिवर्तन आए। सही आंसर हो जाएगा सी, कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। उसने क्या किया था कि आसपास की जितनी भी औरतें थी तो सबको इकट्ठा करी हुई थी। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो एट द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर। अब स्पैरोज जो थे गौरैया लोग, तो उसने अपना दुख कैसे व्यक्त किया था, कौन सा दुख, तो उनकी दादी माँ जो चली गई थी, ग्रैंड मदर जो मर गई थी, तो अपना दुख कैसे व्यक्त किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दे केम एंड सैट साइलेंटली इन द वेरांडा। वे आए और चुपचाप कहाँ बैठे रहे, तो वेरांडा में। ठीक है, अब अगला चैप्टर का देखते हैं, चैप्टर नंबर 2 का। ये जो है आपका किससे है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। किसके द्वारा लिखा गया, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपसे यही पूछा हुआ है कि ये जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। अगला देखिए, व्हेन डिड द नरेटर बिगिन हिज वॉयज। ठीक है, तो अपनी जो है जल यात्रा बोल सकते हैं वो कब शुरू किए हुए थे, जुलाई 1976 में। नेक्स्ट देखिए, 200 ईयर्स अगो अराउंड द वर्ल्ड ओएस वॉज मेड बाई, कि 200 साल पहले जो है इस समुद्री यात्रा को किसने किया हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा कैप्टन जेम्स कुक। नेक्स्ट देखिए, द नरेटर स्टार्टेड द वॉयस फ्रॉम। अब नरेटर ने जो है अपना यात्रा कहाँ से शुरू किया हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा प्लेमाउथ। ठीक है, अगला देखिए, हु वॉज मैरी। मैरी कौन थी, तो मैरी जो थी वो नरेटर की कौन थी, वाइफ थी। ठीक है, अगला देखिए, फॉर हाउ मैनी ईयर्स द नरेटर स्पेंट हॉनिंग हिज सी फारिंग स्किल्स, कि कितने सालों से जो है वो नरेटर क्या कर रहे थे, वो जो है अपना जैसे नाव वगैरह चलाने का प्रयास कर रहे थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 16 सालों से। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑथर्स बोट। तो सही आंसर हो जाएगा इसका वेब वॉकर। अगला देखिए, हु ज्वाइन द नरेटर इन द वॉयस इन केप टाउन। केप टाउन में जो है नरेटर को किसने साथ दिया था, तो लैरी विजिल एंड हब सिगलर ने। नेक्स्ट देखिए, द लेंथ ऑफ वेब वॉकर इज़। ठीक है, अच्छा जो लंबाई था वेब वॉकर का वो कितना था, तो 23 मीटर वो लंबा था, और ये इसका वज़न कितना था, तो 30 टन का था ये वज़न। ठीक है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी यही पूछा हुआ है कि वेट कितना है, तो 30 टन हो जाएगा अगला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द वॉयस पास्ट प्लेजेंटली अप टू। ठीक है, अब ये जो है वॉयस उलो की जो यात्रा है वो सफलतापूर्वक पास हो रही थी, तो कहाँ तक हुई थी ये सफलतापूर्वक पास, सही आंसर हो जाएगा आपका केप टाउन तक। नेक्स्ट देखिए, वन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन दे एनकाउंटर्ड वेव अप टू। ठीक है, अब जब दूसरा दिन जो है जब वे लोग केप टाउन से बाहर निकले, तो इन्होंने एक वेव को एनकाउंटर किया जो कितना मीटर ऊंचा उठा हुआ था, तो 15 मीटर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर। अब ऑथर क्या काम करते थे, तो ऑथर जो है एक बिजनेसमैन थे, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड द नरेटर डिसाइड टू गो फॉर ए राउंड द वर्ल्ड एज। ठीक है, कि अब नरेटर ने जो डिसाइड क्यों किया कि वो जो है एक वर्ल्ड वॉयस के लिए जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका टू डुप्लीकेट द वॉयस में 200 ईयर्स अगो बाय कैप्टन जेम्स कुक, कि पहले उस रास्ते पे जो है कैप्टन जेम्स कुक चले हुए थे, तो इसी का डुप्लीकेट करने के लिए। ठीक है, अगला देखिए, हु वर सू एंड जॉन। सू और जॉन कौन थे, तो आपको पता है द नरेटर चिल्ड्रेन, है ना। नरेटर के ये एक बेटे थे और एक बेटी थी, है ना। अगला देखिए, व्हाट वाज सूज फुल नेम। सू का पूरा नाम क्या था, तो सुजैन था, है ना। और ये सुजैन कितने वर्ष की थी, तो 7 वर्ष की थी। अगला देखिए, व्हाट वाज जॉन्स फुल नेम। तो इसका सही नाम हो जाएगा जोनाथन, और ये कितने वर्ष का था, तो 6 वर्ष का था। ठीक है, अगला देखिए, ऑन December 25 हाउ फार वर दे फ्रॉम केप टाउन। दिसंबर 25 तक जो है वो केप टाउन से कितनी यात्रा कर चुके हुए थे, सही आंसर हो जाएगा आपका 3500 किलोमीटर। अगला देखिए, ऑन January 2 द वेव्स बिकेम। ठीक है,
अब 2 जनवरी तक जो है वो जो वेव था वो क्या हो गया, एकदम गिगेंटिक हो गया, बहुत ही ज़्यादा विशाल हो गया। अगला देखिए, विच पार्ट ऑफ द जर्नी पास प्लेजेंटली, कि किस प्रकार की जर्नी जो है वो सफलतापूर्वक पास हुई थी। सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द शिप ऑन जनवरी 2। ठीक है, कि 2 जनवरी को जो है वो जो शिप थी वेब वॉकर, उसकी स्पीड कितनी थी। सही आंसर हो जाएगा आपका 8 नॉट्स। ठीक है, अगला देखिए, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पैंडिंग डिजास्टर केम। अब जो है पहली ये जो आपदा थी आने वाली, तो इसकी जो पहली झलक थी वो कब आई हुई थी। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा व्हेन द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई ग्रू डार्क। जब हवा एकाएक चलना बंद होगी और जो है क्या हुआ कि आसमान जो है अब धीरे धीरे काले होने लगे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट। उन्होंने जो है बोट को धीमा करने के लिए क्या किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दे ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लेस या हैवी मूरिंग रॉप अक्रॉस द स्टैंड। ठीक है, उसने एक स्टॉर्म जिप को नीचे गिरा दिया और फिर जो है रस्सी से उसको बांध दिया गया स्टैंड को। ठीक है, अगला देखिए, हु स्क्रीम्ड वी आर सिंकिंग, कि कौन ये चिल्ला रहा था कि हम लोग जो हैं वो डूब रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका उसकी वाइफ मैरी। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज थ्रोन ओवरबोर्ड, ओवरबोर्ड पर किसको फेंक दिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा नरेटर को ही। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट हैपेंड व्हेन द शिप वाज हिट बाय अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर। कि क्या हुआ जब शिप जो है उस ग्रीन वाटर और वाइट वाटर से जो है वो टकराया था। तो सही आंसर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या है, द नरेटर वॉज थ्रोन ओवरबोर्ड। तो नरेटर को जो है ओवरबोर्ड पर फेंक दिया गया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द नरेटर सी व्हेन हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर। जब नरेटर का जो है सर बाहर आया पानी से तब उन्होंने क्या देखा। तो सही आंसर है द वेब वॉकर वॉज कैप्साइजिंग। ठीक है, कि ये जो शिप थी वो अलट पलट रही थी, है ना, यानी वो डूबने के कगार पर थी। 28 का देखिएगा, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द नरेटर आफ्टर ही मैनेज टू गेट बैक ऑन द डेक। अच्छा, नरेटर की जो कंडीशन थी वो क्या थी जब वह वापस से डेक पे जाना चाह रहे थे। सही आंसर हो जाए हिज रिब्स क्रैक्ड, हिज माउथ वाज फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। उसके जो रिब्स थे वो क्रैक हो चुके थे, माउथ से जो है मुंह जो है खून से भर गया था और उसके दांत भी टूट गए थे। अगला देखिए, हु वर पंपिंग लाइक मैडमैन, है ना, कौन जो है एक मैडमैन के जैसा पंपिंग कर रहा था। सही आंसर हो जाएगा लैरी एंड हब। ठीक है, लैरी और हब जो है लगातार पानी जो है वो बाहर फेंक रहे थे, है ना। अगला देखिए, वाई वॉज द शिप टेकिंग इन वाटर। ठीक है जी, अब शिप जो है वो वाटर क्यों ले रहा था। सही आंसर जो है इसका वो क्या हो जाएगा आपका, द स्टाबो साइड हैड बल्स इन वॉस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज सू हर्ट। अब सू को जो है कहाँ पे चोट लगी हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है एबव हर आइज। ठीक है, उसके आँख के ऊपर लगा हुआ था और वो सूज भी गया था। नेक्स्ट देखिए, वाई वॉज इट सरप्राइजिंग दैट दे वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू देयर मेडे कॉल्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दे वर इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है, वाई वॉज इट सरप्राइजिंग दैट दे वर गेटिंग नो रिप्लाइज। ठीक है, अब जैसे कि ये लोग जो है ये कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिल रहा था, है ना। तो क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि वे लोग जो हैं एक बहुत ही कॉर्नर एरिया में थे जहाँ पे कोई नेटवर्क वगैरह नहीं पकड़ रहा था, है ना, कोई कनेक्शन ही नहीं हो रहा था। नेक्स्ट देखिए, हाउ लॉन्ग हैड दे सर्वाइव्ड सिंस द फर्स्ट वेव हिट द शिप। कि कितने देर तक जो है या कितने घंटों तक जो है वो सर्वाइव किए हुए थे जब पहली बार उसने वेब ने हिट किया हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 आवर्स। नेक्स्ट देखिए, वेयर वर दे सैलिंग टूवर्ड्स फ्रॉम कैप टाउन। ठीक है, वे लोग जो है कैप टाउन से किधर जा रहे थे। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड द नरेटर डिसाइड टू सेल इंस्टेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नरेटर ने जो है ऑस्ट्रेलिया के बदले जो है कहाँ पे जाने के बारे में सोचा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइल एम्स्टर्डम। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील इन 2 days। ठीक है, उन्होंने 2 दिन में कौन सा भोजन खाया हुआ था। सही आंसर है कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्कुट्स। नेक्स्ट देखिए,
हु सेड वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ यू कैन ऑल बी टुगेदर, किसने यह कहता है कि हम लोग मरने से डरते नहीं और हम लोग सभी लोग साथ हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या है, जॉन, है ना। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड दे रीच आइल एम्स्टर्डम, तो वे लोग आइल एम्स्टर्डम कब पहुँचे, तो 6 जनवरी को और 6 बजे शाम को पहुँचे हुए थे। नेक्स्ट देखिए, हु चीयर्ड दैम व्हेन दे रीच द आइलैंड, ठीक है, जब वे लोग वहाँ पे पहुँच गए, आइलैंड पहुँच गए, तो कौन खुशी मना रहे थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा 28 इनहैबिटेंट्स, है ना। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वर सू एंड जॉन, कि सू और जॉन की उम्र कितनी है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 7 and 6 years ओल्ड। चैप्टर नंबर 3 जो है आपका वो है डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज, ये किसके द्वारा लिखा गया, A.R. विलियम्स के द्वारा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज, तो सही आंसर हो जाएगा आपका A.R. विलियम्स, कि इसके ऑथर का नाम क्या है, तो आपका A.R. विलियम्स। अगला क्वेश्चन है हु वॉज टूट, टूट कौन था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ये द बॉय किंग ऑफ इजिप्ट, यानी इजिप्ट जो मिस्र था तो उसका एक राजा था ये, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज टूटेन खामून, टूटेन खामून कौन था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका एन इजिप्टियन किंग, टूटेन खामून कौन था, एक मिस्र का राजा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ टूट, टूट का जो है ओरिजिनल नाम क्या था, तो देखिए ये जो राजा है टूट, इसका पहले नाम था टूटेन खातेन, ठीक है, टूटेन खातेन से जो है ये अपना नाम चेंज करके क्या कर देते हैं, टूटेन खामून कर देते हैं। इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता हुआ है कि जो किंग टूट था वो नाम बदल करके अपना क्या रख देते हैं, तो टूटेन खामून, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द टॉम ऑफ टूट वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये जो टॉम था वो टूट के यानी टूट का जो टॉम था वो किसके द्वारा खोजा गया था, हावर्ड कार्टर के द्वारा खोजा गया था। और कब खोजा गया था, तो 1922, जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, व्हेन डिड टूट डाई, टूट की मृत्यु जो है कब हुई, व्हेन ही वॉज मिडल एज्ड, जब उसकी उम्र यानी वो मध्यस्थता में थे, यानी जब बोल सकते हैं 40-45 साल के उस टाइम, या व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड, जब वह एक बच्चा था, या व्हेन ही वॉज ए टीनेजर, या व्हेन ही वॉज एन ओल्ड मैन, जब वो टीनेजर था या फिर जब वह एक बूढ़ा आदमी था। तो किंग टूट की जो मृत्यु हुई थी वो आपका टीनेजर में ही हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वॉज टूट्स, एक मिनट, व्हेन वॉज टूट्स बॉडी टेकन आउट ऑफ द टॉम फॉर सीटी स्कैन्स, ठीक है, जो है टूट की जो बॉडी है वो सीटी स्कैन के लिए कितने सालों बाद जो है वो निकाला गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आफ्टर 80 ईयर्स, 80 सालों बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ किंग टूट्स टॉम, किंग टूट्स की जो टॉम थी वो कहाँ पे थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, इन एन एंसेंट इजिप्टियन सिमेट्री, ठीक है, प्राचीन जो मिस्र था तो उसका जो कब्रगाह था तो वहाँ पर था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज़ द एंसेंट इजिप्टियन सिमेट्री नॉन एज, कि जो प्राचीन मिस्र की जो कब्रगाह होती थी तो उसको किस नाम से जाना जाता था, टॉम्स ऑफ अमरना, वैली ऑफ द किंग्स, या वैली ऑफ द क्वींस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए आपका वैली ऑफ द किंग्स, यानी जहाँ पे उनको सबको गाड़ा जाता था उनको क्या बोला जाता था, वैली ऑफ किंग्स। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द बॉडी ऑफ किंग टूट वॉज टेकन आउट फॉर द फर्स्ट सीटी स्कैन ऑन, अब जो है इनको जो है यानी इसकी बॉडी को, किंग टूट की बॉडी को जो है 80 सालों बाद निकाला गया था, ठीक है, सीटी स्कैन के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि वो कब निकाला गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 2005 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डीप वॉज द टॉम ऑफ किंग टूट अंडर द ग्राउंड, अब ये जो है जो इसका टॉम था, मकबरा जो इसको गाड़ा गया था किंग टूट की बॉडी को, तो पूछ रहा है कि कितनी गहराई तक था, ठीक है, ज़मीन से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 26 फीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ टूट्स ममी शेप्ड आउटर कॉफिन, अब ये जो था, अब जब किंग टूट को गाड़ा जा रहा था तो उसमें जो है बहुत सारा लपेटा जाता है ना, कि आदमी के ऊपर जो है बहुत सारा लपेटा जाता है, तो जो मम्मी शेप्ड था तो उसका क्या क्या फीचर्स था, ऑप्शन है मम्मी शेप्ड कॉफिन लिड था, टूट्स ग्लाइडेड फेस था, द मटेरियल ऑफ द कॉफिन लिड था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका टूट्स ग्लाइडेड फेस। अगला देखिए
क्वेश्चन नंबर 14, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिंग हिज डैश नेस्टेड कॉफिन्स। ठीक है, तो कार्टर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा था, यानी इन्वेस्टिगेट कर रहा था, क्या कर रहा था, तो जो कॉफिन था तो उसका कौन सा, कितने नंबर का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 सही हो जाएगा इसका। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड कार्टर फाइंड व्हेन ही ओपन द फर्स्ट कॉफिन। कार्टर ने जब कॉफिन खोला, पहला कॉफिन खोला, तब उसने क्या पाया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्राउड, कफन पाया। ठीक है, श्राउड का मतलब क्या होता है, कफन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द श्राउड वॉज डेकोरेटेड विद। तो श्राउड जो था वो किससे डेकोरेट किया गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लिव्स। ठीक है, तो जो ये विलो है उनकी माला थी और ऑलिव लिव्स की भी माला थी, है ना, तो उनसे जो है वो श्राउड सजा हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू द एडोमेंट्स ऑफ द श्राउड इंडिकेट्स। तो जो श्राउड कफन था उसका जो एडोमेंट्स था, सजावट था, वो क्या इंडिकेट करता है, सही आंसर है बरियल इन मार्च और अप्रैल। ठीक है, कि इसको जो है कब गाड़ा गया होगा, तो मार्च और अप्रैल में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट ट्रबल डिड कार्टर फेस व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी। ठीक है, अब जो है कार्टर जब ये खोज रहे थे, मम्मी को निकाल रहे थे, तब वह कौन सी समस्या में फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिचुअल रेजेंस हैड हार्डन, कि उनमें जो गोंद वगैरह था वो पूरी तरह से चिपक गया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज फाउंड ऑन टूथ्स बॉडी। टूथ्स की बॉडी पे जो है क्या चीज़ पाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, यानी कॉलर्स भी मिला था, लेड नेकलेस भी मिला हुआ था और ब्रेसलेट्स भी मिला हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसका व्हाट डज सिटी स्टैंड फॉर, यानी एक तरह से आपका जो है सिटी का फुल फॉर्म पूछ लिया है, तो आपको पता होगा कि सिटी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, कंप्यूटेड टोपोग्राफी होता है या टोमोग्राफी होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाज टूथ्स मम्मी एक्सरेड। कि टूथ्स की जो मम्मी थी उसका एक्सरे कब किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इन 1968 1968 में जो है वो टूथ्स की मम्मी का एक्सरे किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, वाई वॉज किंग टूट्स डिमाइस कंसिडर्ड ए बिग इवेंट। किंग टूट की जो मृत्यु थी, ठीक है, उसको एक बहुत बड़ी घटना क्यों बताई जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ही वॉज द लास्ट हायर ऑफ योर डायनेस्टी। वो जो था किंग टूट अपने वंशज का जो है वो लास्ट डायनेस्टी था, यानी क्या बोल सकते हैं, लास्ट एम्परर था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज एमेनहॉटेप तृतीय थर्ड। ठीक है, एमेनहॉटेप थर्ड जो था वो कौन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टूट्स फादर और ग्रैंड फादर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, एमेनहॉटेप थर्ड वॉज सक्सीडेड बाय। एमेनहॉटेप थर्ड का जो उत्तराधिकारी था वो कौन हुआ था, सही आंसर हो जाएगा आपका एमेनहॉटेप फोर्थ। अगला देखिए, विच फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन द सन डिस्क। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए आपका 25 का ऑप्शन नंबर बी, एमेनहॉटेप 4। ठीक है, यानी सन डिस्क जो है उसकी पूजा को किसने शुरू किया हुआ था, सूर्य भगवान की पूजा को, तो एमेनहॉटेप 4 ने। ठीक है, अगला देखिए, विच रिलीजियस कैपिटल वॉज मूव टू द न्यू सिटी ऑफ एखनाटेन। ठीक है, एखनाटेन की जो नई राजधानी थी तो कहाँ बनाई गई थी, सही आंसर है आपका थेब्स। अगला देखिए, द नेम एखनाटेन मीन्स, एखनाटेन का मतलब क्या होता है, तो एखनाटेन का मतलब होता है द सर्वेंट ऑफ द एटेन, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28, वाई डिड किंग टूट चेंज हिज नेम फ्रॉम टूटेनखामेन टू टूटेनखामुन। ठीक है, किंग टूट ने जो अपना नाम जो है टूटेनखामेन से टूटेनखामुन क्यों चेंज कर लिया, तो इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज ही वर्शिप द गॉड आमुन। ठीक है, क्योंकि वह भगवान आमुन की पूजा करते थे, इसीलिए टूटेनखामेन से टूटेनखामुन, यानी इसमें भी आमुन आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उसने चेंज कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच फेरोस नेम मीन्स लिविंग इमेज ऑफ आमुन। ठीक है, कि किसका मतलब है ये। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया होगा, तो 29 का क्या हो जाएगा आपका सी, टूटेनखामुन। अगला देखिए,
द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट बिगेन एन इन्वेंट्री ऑफ द ममीज फाउंड इन। ठीक है, अब जो वहाँ पे इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट था, जिनको मम्मी लोग को खोजा जाना था, वो कब से स्टार्ट हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2003 से। अगला देखिए, हाउ मेनी मम्मीज़ हैव बीन रिकॉर्डेड टिल नाउ। अभी तक जो है कितनी मम्मीज़ का रिकॉर्ड किया गया है, यानी कितनी मम्मी लोगों को खोजा गया है? तो सही आंसर जो है आपका हो जाएगा 600। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में 32, हाउ मेनी डिजिटल एक्सरे इमेजेस वर क्रिएटेड बाय द सीटी मशीन। कि कितनी जो है डिजिटल एक्सरे इमेजेस जो है वो सीटी स्कैन के द्वारा किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1700 यानी 1700। अगला देखिए, What happened while scanning Tut's mummy that it was called the curse of Pharaoh। ठीक है, कि क्या हुआ जब टूट्स की मम्मी को स्कैन किया जा रहा था, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर। ठीक है, अब जो स्कैनर था वो क्या हो गया था? एकदम शांत हो गया था, क्योंकि उसमें बाल वगैरह घुस गया था कूलर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 34, विच कॉन्स्टिलेशन वॉज नॉन एज द साउल ऑफ ओसिरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ बाय द एंसेंट इजिप्टियंस। ठीक है, तो किनको जो है ओसिरिस बोला जाता है? तो सही आंसर है आपका ओरियन। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 3 का। और अब सिर्फ जो है हम यहाँ से चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन देखने वाले हैं, द एलिंग प्लैनेट द ग्रैंड मूवमेंट्स रूल। ठीक है, बाय किसके द्वारा? नानी पालकीवाला के द्वारा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इज। तो जो प्रेसिडेंट था वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का, जो प्रेसिडेंट था वो कौन था? तो सही आंसर हो जाए आपका जेम्स स्पेट। अगला देखिए, द ऑथर हैज़ कंपेयर्ड अर्थ टू। ऑथर ने जो है पृथ्वी को किससे कंपेयर किया है? तो पेशेंट से, एक मरीज से। अगला देखिए, द ग्रीन मूवमेंट शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम य मैकेनिस्टिक व्यू टू हॉलिस्टिक एंड य डैश। तो आपका हो जाएगा इकोलॉजिकल व्यू, यानी आपका जो है नरेटर ने जो है जो मैकेनिस्टिक व्यू है, ठीक है, या ग्रीन मूवमेंट को किस में शिफ्ट किया है? तो मैकेनिस्टिक व्यू से हॉलिस्टिक और हॉलिस्टिक से इकोलॉजिकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन। तो वर्ल्ड्स का जो फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी है उसको कहाँ बनाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड में। अगला देखिए, साइंटिस्ट have cataloged about dash living species with which mankind shares the earth। तो अभी तक साइंटिस्ट ने जो है कितने लिविंग स्पीसीज का जो है सूची बना रखे हैं? तो सही आंसर जो है इसका आपका हो जाएगा 1.4 मिलियन। ठीक है, अगला देखिए, एट व्हाट रेट इज़ द वर्ल्ड्स एंसेंट पैट्रीमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरोडिंग। कि किस दर से जो है वो जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो ख़त्म हो रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। की एक साल में जो है 40 से 50 मिलियन वो उस दर से जो है ख़त्म हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमिटी हैज़ हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रॉफिक, ठीक है, कैटास्ट्रॉफिक डिप्लेशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट ओवर। ठीक है, तो एक रिसेंट रिपोर्ट आया हुआ था पार्लियामेंट एस्टिमेट्स से, कमेटी से। तो उसने क्या हाईलाइट किया कि ये जो है इंडिया का फॉरेस्ट जो है वो कब ख़त्म हो सकता है? तो लगभग जो है 4 डेकेड्स के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ वन ऑफ द रीजन्स फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो इसका जो है एक कारण वो क्या है? तो आपका इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, और कौन है? तो 4 जो हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के प्रिंसिपल हैं। एक है फिशरीज, दूसरा है फॉरेस्ट, तीसरा है ग्रासलैंड, तो चौथा क्या है? तो चौथा आपका है क्रॉपलैंड्स। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रांसेंडिंग कंसर्न मीन्स द कंसर्न्स विच लीव बिहाइंड मैनी। अब मैनी के बाद क्या हो जाएगा आपका? कि ट्रांसेंडिंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? एक तरह से कंसर्न है जो किनको पीछे छोड़ना है, तो पेटी कंसर्न्स को। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, द बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इज़ रिटन बाय। ये जो बुक है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये किसके द्वारा लिखा गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेस्टर आर ब्राउन के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। तो आपका सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ जो है आप आने वाली पीढ़ियों का भी ख्याल रखें, उस तरह से आप संसाधन का प्रयोग करें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, वे वॉज द मैसेज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल रिटर्न। ये जो मैसेज था वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो कहाँ लिखा गया था। ठीक है, तो आपका था एक जू था, कहाँ में, तो अलास्का में एक जू था, तो वहीं पे लिखा गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट रेज अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल कंडीशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये जो ग्रीन मूवमेंट था जो पर्यावरण के बारे में था, तो वो कब शुरू किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 1972। अगला देखिए, व्हेन वॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज्ड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है वो कब शुरू किया गया था, तो सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा 1987 में। अगला देखिए, हु रेज द क्वेश्चन आर वी टू लीव आवर सक्सेसेस अस्कोसेट प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग रिसर्च इम्प्रोविस लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अस्कोसेट, तो इस क्वेश्चन को जो है वो किसने शुरू किया हुआ था, किसने पूछा हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ब्रांड कमीशन। कौन सा कमीशन था, ब्रांड कमीशन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाट विल द ग्रासलैंड्स टर्न इनटू इफ सिस्टम्स बिकम अनसस्टेनेबल। कि क्या होगा अगर सिस्टम जो है अनसस्टेनेबल हो जाएगा, तो ग्रासलैंड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपका सिंपल है, टर्न इनटू या बैरन वेस्टलैंड। अभी जो ग्रासलैंड्स है वो आपका एक बंजर भूमि में बदल जाएगा। अगला देखिए, व्हाट इज़ लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन एट एन अलार्मिंग रेट। डिफॉरेस्टेशन जो होता है वनोन्मूलन जिसको आप बोलते हैं कि पेड़ पौधों को काट रहे हैं, तो इसका क्या है, ये क्या हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 18 का ऑप्शन नंबर ये सही है, सेल ऑफ फ्यूल वुड, यानी इसको क्यों काटा जा रहा है, एक तरह से ईंधन के रूप में, है ना। अगला देखिए, व्हाट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर ओवर पॉपुलेशन। अब ओवर पॉपुलेशन है तो उसको कंट्रोल करना है, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, तो आपका जो है डेवलपमेंट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। कि भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि राज्य को यह प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा करें और इसके वन्य जीवों की रक्षा करें। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 48 का ए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज द 3 ईयर स्टडी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस स्टेट। कि 3 ईयर का जो स्टडी था किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था, यूनाइटेड नेशन स्टेट के द्वारा। तो इसमें क्या बातें थी, तो सही आंसर है एनवायरनमेंट हैज़ डिटेरियोरेटेड दैट इट इज़ क्रिटिकल इन 88 कंट्रीज़। ठीक है, कि ये जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, इसकी स्थिति जो है और भी ज़्यादा बदतर हो गई है। कितने देशों में, 88 देशों में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22, हु सेड वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफेदर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। तो इस वाक्य को किसने कहा है, तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, मिस्टर लिस्टर ब्राउन ने। अगला देखिए, व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट। ये जो है ग्रीन मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो जो है आपका सही आंसर हो जाएगा नियरली 25 ईयर्स अगो। ठीक है, 25 सालों पहले। अगला देखिए, हु सेड दैट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन। किसने कहा कि ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो एक तरह से विकास का ऊर्जा घर है, पावर हाउस है। सही आंसर है डॉक्टर मायस। अगला देखिए, व्हाट इज़ द ट्रांसेंडिंग कंसर्न। ट्रांसेंडिंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, द सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, और आप लास्ट क्वेश्चन देख लें, व्हाट हैपेंस टू द फॉरेस्ट इन पुअर कंट्रीज।
कि गरीब देशों में जो है वो जंगल का क्या होता है, दे आर कट डाउन फॉर फ्यूल वुड, यानी ईंधन के लिए पेड़ों को काटा जाता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का द एडवेंचर का, हुई इज़ द ऑथर ऑफ द एडवेंचर, द एडवेंचर के लेखक का नाम क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका जयंत नार्लिकर। नेक्स्ट देखें, मुंबई इज़, यहाँ पे इज़ होना चाहिए, मुंबई इज़ फॉर्मली नॉन एज, मुंबई को जो है पहले किस नाम से जाना जाता था, सही आंसर है बॉम्बे के नाम से। आगे देखें, द नेम प्रोफेसर गायतोंडे सन इज़, तो प्रोफेसर गायतोंडे के सन का नाम क्या है, तो आप लोगों को पता है विनय गायतोंडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे वॉज अ डैश, प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे जो थे वो कौन थे, तो एक फिजिसिस्ट थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोफेसर गायतोंडे इज सरप्राइज टू फाइंड बॉम्बे अंडर डैश रूल, है ना। तो प्रोफेसर गायतोंडे जो थे वो सरप्राइज हो गए हैं, एक तरह से आश्चर्यचकित हो गए हैं बॉम्बे को किसके अधीन पा करके, ब्रिटिश रूल के अधीन पा करके। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ गंगाधर पंत गायतोंडे अ प्रोफेसर ऑफ, तो गंगाधर गायतोंडे जो थे वो किसके एक प्रोफेसर थे, सही आंसर हो जाएगा आपका हिस्ट्री के। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड गंगाधर पंत स्टार्ट हिज जर्नी, कि गंगाधर पंत जो है जर्नी को कहाँ से स्टार्ट किए हुए थे, सही आंसर जो है आपका पुणे हो जाएगा। यहाँ पे आपका पार्क लिखा गया है वो मिसस्पेल्ड है, पुणे हो जाएगा। और वे कहाँ पे जा रहे थे, पुणे से बॉम्बे जा रहे थे। कौन सा ट्रेन का नाम क्या था, कौन सा एक्सप्रेस था, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच वन इन द फॉलोइंग इज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ टू गिव एंड टू, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा हुआ है कि ये जो शब्द है, वर्ड है गिव एंड टू, इसका मीनिंग क्या है, तो गिव एंड टू का मतलब होता है अपना असंतोष प्रकट करना या फिर जाहिर करना या एक तरह से बताना। ठीक है, तो टू एक्सप्रेस इसका सही मीनिंग है। अगला क्वेश्चन देखें, द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू टेक इशू, तो टू टेक इशू का मतलब होता है टू डिसएग्री, किसी से असहमत होना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GMBR, तो GMBR का जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपका, ग्रेट बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन रेलवे। ठीक है, ग्रेट बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन रेलवे। नेक्स्ट देखिए, विक्टोरिया टर्मिनस इज़ प्रेजेंटली नॉन एज, विक्टोरिया टर्मिनस को जो है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। नेक्स्ट देखिए, बॉम्बे वॉज ब्रिटिश आउटपोस्ट ऑन लीज अप टू, बॉम्बे को जो है वो ब्रिटिश आउटपोस्ट के पट्टे पर था, लीज पर था, वो कब तक था, तो 2001 तक। आगे देखें, वेयर डज गायतोंडे रीच बाय ट्रेन और वे वॉज प्रोफेसर गायतोंडे गोइंग टू, क्वेश्चन आपसे सिंपली ये पूछ रहा है कि गायतोंडे जो हैं, प्रोफेसर गायतोंडे वो ट्रेन से कहाँ पहुँचते हैं या फिर वो कहाँ पे जा रहे थे, किस जगह जा रहे थे, तो आप लोगों को पता है इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा मुंबई या बॉम्बे। नेक्स्ट देखें, प्रोफेसर गायतोंडे स्ट्रोल्ड इनटू, प्रोफेसर गायतोंडे जो है वो कहाँ पे स्ट्रोल कर रहे थे, सही आंसर हो जाएगा आपका आज़ाद मैदान। स्ट्रोल का मतलब होता है एकदम आराम पूर्वक घूमना या टहलना। नेक्स्ट देखिए, आर्मी लेड बाय सदाशिव राव भाव एंड विश्वास राव चेस्ड डैश बैक टू काबुल, कि आर्मी लेड जो था वो किसका, सदाशिव राव भाव का और विश्वास राव का, वो किसको चेज कर रहा था, तो सही आंसर है अब्दाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू खान साहिब द ब्रिटिश राज हैड बिगन फ्रॉम द स्टेशन कॉल्ड, खान साहिब के अकॉर्डिंग जो है ये जो ब्रिटिश राज है वो किस स्टेशन से शुरू हो जाता था, सही आंसर है आपका सरहद से। नेक्स्ट देखिए, और सरहद के बाद आपका कौन सा स्टेशन पड़ता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोफेसर राजेंद्र सेड ही माइट बी ऑफ कैटास्ट्रॉफी थिंकिंग थ्योरी एट द टाइम ऑफ, किनके टाइम में, तो कॉलिशन, है ना। अगला देखिए, हु वेंचर्ड ए क्वेश्चन टू खान साहिब, खान साहिब से क्वेश्चन कौन करते हैं, तो सही आंसर हो जाए आपका प्रोफेसर गोरी। नेक्स्ट देखें, प्रोफेसर गायतोंडे एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग टू मीट हिज, प्रोफेसर गायतोंडे जो थे वो फोर्ब्स बिल्डिंग जाते हैं किनसे मिलने के लिए, तो आप लोगों को पता है उनके सन से, अपने बेटे से मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 देखते हैं, सिल्क रोड। तो पहला जो क्वेश्चन इसका है, नेम द ऑथर ऑफ द लेसन सिल्क रोड, सिल्क रोड के लेखक का नाम क्या है, सही आंसर हो जाए आपका निक मिडल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्यांग डिनोट्स अ काइंड ऑफ, क्यांग जो है एक प्रकार के किसके बारे में बताता है, तो एक वाइल्ड टिबेटियन एस है। ठीक है, अगला देखिए,
होर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ, होर जो है वो किसके तट पर स्थित है? तो सही आंसर है आपका लेक मानसरोवर। और ये जो लेक मानसरोवर है वो कहाँ से निकलता है? तो ये तिब्बत सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेनियल एंड नरेटर वर हेडिंग टुवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द डैश। डेनियल और जो नरेटर थे वो माउंट कैलाश की तरफ जा रहे थे, तो क्या चीज़ कंप्लीट करने के लिए? कोरा। कोरा हम लोग किसको बोलते हैं? परिक्रमा जो करते हैं हम लोग उसी को क्या बोला जाता है? कोरा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज सेटन। तो सेटन कौन था? तो कार का जो ड्राइवर था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेटन बोला जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉट गिफ्ट डिड लामो गिफ्ट टू द ऑथर, कि कौन सा गिफ्ट जो है लामो ने लेखक को दिया था? सही आंसर है अ फुल स्लीव्ड कोट। नेक्स्ट देखिए, द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन डाचेन वॉज, ऑथर का जो फिजिकल कंडीशन था डाचेन में वो क्या हो गया था? चेस्ट बिकेम ओल्ड, है ना। अगला देखें, द लॉन्ग स्लीव्ड सीप स्किन कोट इज कॉल्ड, तो वो जो ऑथर को दिया हुआ था लामो ने गिफ्ट में ये लॉन्ग स्लीव्ड सीप स्किन कोट, तो उस कोट को क्या बोला जाता था? ड्रॉकबा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ड्रॉकबा। अगला क्वेश्चन देखें, द ड्राइवर ऑफ द कार वॉज, तो कार का जो ड्राइवर था वो कौन था? सेटन था। नेक्स्ट देखें, द नेम ऑफ द ऑथर्स फ्रेंड वॉज, ऑथर के लेखक के फ्रेंड का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा आपका डेनियल। नेक्स्ट देखिए, द ऑथर बिगिंस द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नी टू सिल्क रोड फ्रॉम य प्लेस कॉल्ड, तो ऑथर जो है अपनी जर्नी का जो डिस्क्रिप्शन है वो बताते हैं सिल्क रोड के बारे में, तो एक प्लेस से बताते हैं, वो प्लेस कौन सा है आपका? कोरा, है ना। नेक्स्ट देखिए, वॉट वॉज द ऑथर सफरिंग फ्रॉम, ऑथर जो है ऑथर को क्या हुआ था? तो नेशनल कंजेशन, ठीक है, उसके नाक संबंधी प्रॉब्लम था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द ऑथर्स पॉजिटिव एटीट्यूड, लेखक का जो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या था? टू वेट, प्रतीक्षा करना। अगला देखें, तिब्बत्स मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर इज, तिब्बत का जो मोस्ट वेनरेटेड वाटर है वो कौन सा है आपका? तो लेक मानसरोवर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द डाल्सन मेडिकल कॉलेज वॉज न्यू एंड लुक लाइक य, कि डाल्सन का जो मेडिकल कॉलेज था वो नया था और किसके जैसा दिखता था? तो सही आंसर है एक मोनेस्ट्री के जैसा, मठ के जैसा दिखता था। अगला देखिए, कोरा इस परिक्रमा अराउंड द हॉली, कोरा जो एक परिक्रमा है तो किसके चारों तरफ किया जाता है? माउंटेन की तरफ, है ना। अगला देखिए, द सिल्क रोड रेफर टू द लॉन्ग ट्रेल दैट लेड फ्रॉम यूरोप टू, यहाँ पे यूरोप होना चाहिए था, यूरोप, ठीक है। ये जो सिल्क रोड है, ठीक है, तो एक लंबी रास्ता है जो यूरोप को कहाँ से जोड़ती है? किससे जोड़ती है? चाइना से, चीन से। अगला देखिए, द ऑथर हैड विजिटेड द प्लेस टू डू, ऑथर जो है उस जगह गए हुए थे तो क्या करने के लिए गए हुए थे? तो सही आंसर है कोरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग के बीच, द ऑथर एंड सेटन रीच्ड या बंगलो इन डैश, डाचेन, होर, पोखरा या नन ऑफ दिस, तो ऑथर और जो सेटन थे, और सेटर कौन थे? तो कार का जो ड्राइवर था, तो एक बंगलो पे पहुंचते और वो बंगलो कहाँ स्थित था? तो सही आंसर है डार्चेन में। अगला क्वेश्चन देखिए, एट डार्चेन द ऑथर हैड एक्सपेक्टेड टू सी अ लॉट ऑफ, डार्चेन में जो है ऑथर जो है जिस टाइम वो गए हुए थे तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे देखने के लिए? पिलग्रिम्स की, वहाँ पे जो है बहुत सारे तीर्थयात्री होंगे, लेकिन वैसा नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, हु गैव द नरेटर निक मिडल्टन अ फेयरवेल प्रेजेंट एंड वॉज द प्रेजेंट गिवन एट राऊ, तो किसने दिया हुआ था लेखक को फेयरवेल प्रेजेंट? सही आंसर है नॉर्बू ने। अगला देखिए, द नरेटर निक मिडल्टन मेट नॉर्बू इन स्मॉल एंड डार्क कैफे इन, तो नरेटर जो है निक मिडल्टन वो नॉर्बू से मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? तो एक छोटी सी और एक डार्क कैफ़े में मिलते हैं, तो वो कैफ़े जो है कहाँ स्थित था? सही आंसर है डार्चेन में। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 से है, अ फोटोग्राफ, और इस अ फोटोग्राफ को किसने लिखा है? तो शर्ली टाउसन ने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ, सही आंसर हो जाए आपका शर्ली टाउसन। नेक्स्ट देखें, द फोटोग्राफ इज मेड ऑफ विच मटेरियल, ये जो फोटोग्राफ था तो किस पदार्थ से बना हुआ था? सही आंसर हो जाएगा आपका कार्डबोर्ड। नेक्स्ट, द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ, कार्डबोर्ड में जो तस्वीर थी वो किन की तस्वीर थी? सही आंसर हो जाएगा नरेटर्स मदर एंड हर 2 कजन्स, नरेटर की माँ का और उसकी 2 कजन बहनें की, ठीक है। अगला देखें,
वॉट आर द गर्ल्स सीन डूइंग इन द फोटोग्राफ। अब तस्वीर में जो है लड़कियों को क्या करते हुए दिखाया गया है, सही आंसर हो जाएगा आपका पैडलिंग करते हुए, पैदल चलते हुए बीच पे। नेक्स्ट, वेयर वर द गर्ल्स व्हेन द फोटोग्राफ वॉज टेकन। लड़कियां कहाँ थी जब फोटोग्राफ को जो है लिया गया था, सही आंसर हो जाएगा आपका एट बीच। नेक्स्ट, द बिग गर्ल हियर मीन्स, बड़ी लड़की का यहाँ पे मतलब क्या है कि ये नरेटर की माँ के बारे में बता रहा है। अगला देखें, व्हाट वॉज द एज ऑफ द मदर व्हेन द फोटोग्राफ वॉज टेकन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 12 ईयर्स। नेक्स्ट, बिसाइड्स द नरेटर्स मदर, नरेटर की माँ के अलावे वहाँ पे कितनी लड़कियाँ और खड़ी थी, 1 या 2। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2। अगला देखें, द अंकल वॉज, अब यहाँ पे जो अंकल थे तो वो क्या किए हुए थे, चुपचाप खड़े हुए थे या पैडलिंग कर रहे थे या होल्डिंग हिज मदर हैंड, उसकी माँ के हाथ को पकड़ा हुआ था, या फिर स्टैंडिंग विद ए कैमरा, एक कैमरे के साथ खड़ा हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी, वह जो है एक कैमरे के साथ खड़ा हुआ था और वही अंकल क्या कर रहे थे, तस्वीर खींच रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द स्वीट फेस द फोटोग्राफ शोड वॉज, कि जो सुंदर सा चेहरा है जिसमें उस तस्वीर में झलक रहा था, तो किसके बारे में है, नरेटर्स मदर के बारे में। नेक्स्ट, द फोटोग्राफ वॉज टेकन व्हेन, फोटोग्राफ को जो है कब लिया गया, जब द नरेटर वॉज अबाउट 12, यानी नरेटर 12 साल की थी, नहीं जब उसकी मदर जो है वो 12 साल की थी तब हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। दूसरा, अबाउट 12 ईयर्स एगो, नहीं, द नरेटर वॉज ए चाइल्ड, या फिर द नरेटर वॉज नॉट इवन बोर्न, सही आंसर क्या हो जाएगा, द नरेटर वॉज नॉट इवन बोर्न। नेक्स्ट देखें, द वर्ड ट्रांसिएंट सोज, ट्रांसिएंट का मतलब होता है क्षणिक, ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है, क्षणिक, मतलब जो है बहुत कम समय के लिए चले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसिएंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द मोमेंट्री और एफेमेरल लाइफ। नेक्स्ट देखें, सी लाफ एट द स्नैपशॉट, सी इन द लाइन स्टैंड्स फॉर, कि वह जो है उस स्नैपशॉट पे हंसती है जब भी उसको देखती है। तो यहाँ पे उसका क्या अर्थ है, कौन हंसती है, द नरेटर्स मदर, नरेटर की माँ, ठीक है। अगला देखें, हु आर बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली कौन है, तो नरेटर की माँ की कजन्स, याद रखिएगा नरेटर की कजन्स नहीं है, वो नरेटर की माँ की कजन्स हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखिए, व्हाट वाज हर पास्ट, उसका जो है पास्ट क्या है, उसका पास्ट का मतलब क्या पूछा हुआ है कि उसकी माँ का पास्ट, तो उसकी माँ का पास्ट क्या है, द सी हॉलीडे दैट मदर एंजॉयड विद हर कजन्स, उस सी हॉलीडे जो है जो उसने अपने कजन्स के साथ व्यतीत किया था, तो ये जो है उसकी माँ का पास्ट था। अगला देखें, व्हाट डिड द नरेटर्स मदर लाफ एट, नरेटर की जो माँ है वो किस पे हंसती है, तो उस स्नैपशॉट को देख करके। अगला देखिए, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो कि उसने जो है हमें कैसे तैयार किया हुआ है बीच के लिए। हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, तो सही आंसर हो जाएगा आपका नरेटर्स मदर, नरेटर की माँ। अगला देखें, व्हाट इज़ द नरेटर्स पास्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है नरेटर का पास्ट क्या है, तो उसकी माँ की जो हंसी है, मदर्स लाफ्टर, ये आपका नरेटर का पास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी मदर की पास्ट पूछेगा तब सी हॉलीडे हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, दैट गर्ल स्टैंड्स फॉर, दैट गर्ल यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, नरेटर की मदर के लिए। अगला, द नरेटर टॉक्स अबाउट हुज डेथ इन द लास्ट स्टेंजा, आपको पता है कि ये जो पोएम है इसमें टोटल 3 स्टेंजा है, और इसमें लास्ट स्टेंजा यानी तीसरा स्टेंजा में जो है उसकी मदर की डेथ के बारे में बताया जा रहा है, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, दिस सर्कमस्टांस मीन्स, दिस सर्कमस्टांस का मतलब क्या होता है, द डेथ ऑफ द मदर। अगला, इट्स साइलेंस साइलेंसेस मीन्स, साइलेंस साइलेंसेस का क्या अर्थ है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। साइलेंस कॉज्ड बाय द मदर्स डेथ गिव्स बर्थ टू या पॉल ऑफ साइलेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी स्टेजेस वर डिपिक्टेड इन द पोएम, कि इस कविता में जो है कितने स्टेजेस का जिक्र किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, व्हाट वाज द लास्ट स्टेज इन द पोएम, पोएम का जो लास्ट स्टेज है वो क्या है, तो उसकी मदर की डेथ है ना। नेक्स्ट, व्हाट डज टेरिबली ट्रांसिएंट फीट मीन इन द पोएम, यहाँ पे जो है इस पोएम में टेरिबली ट्रांसिएंट फीट का अर्थ क्या है, तो ट्रांसिएंट का मतलब होता है क्षणिक, जो बहुत कम समय के लिए चले, ठीक है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर फीट रिप्रेजेंट द मदर
हु चेंज्ड विद द टाइम वाइल द सी रिमेन द सेम, यानी इसका अर्थ हुआ कि वो जो पाँव है, ठीक है, जो उसकी माँ को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या है, वो समय के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन आपका जो है समुद्र जो है वो उसी तरह से पड़ा हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप इस चैप्टर का, इस पोइट्री सेक्शन का, ठीक है। व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोइट, पोइट की जो फेवरेट मेमोरी है वो कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा हर मदर्स लाफ्टर, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले पोएम की ओर बढ़ते हैं। अगला पोएम जो है वो आपका द लेबरनम टॉप का है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? टेड ह्यूज के द्वारा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ही आपका यही है कि ये जो पोएम है द लेबरनम टॉप वो किसके द्वारा लिखा गया है? सही आंसर हो जाएगा टेड ह्यूज। नेक्स्ट देखिए, विच ट्रीज टॉप हैज़ बीन मेंशन्ड इन द पोएम, कि यहाँ पे किस ट्री के टॉप का जिक्र किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आपका लेबरनम टॉप। आगे देखें, हाउ हैज़ द पोइट डिस्क्राइब द लेबरनम ट्री टॉप इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, कि कवि ने जो है यहाँ पे शुरुआती में यानी पोएम के कविता के शुरू में जो है लेबरनम ट्री को किस तरह से वर्णन किया है? सही आंसर है साइलेंट एंड स्टिल, कि एकदम चुपचाप खड़ा हुआ है। अगला देखिए, द मंथ दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द पोएम इज, कि कौन से महीने का जिक्र किया गया है? सितंबर महीने का। नेक्स्ट, व्हाट हैज़ हैपेंड टू द लीव्स, पत्तियाँ जो है क्या हो रही हैं? तो दे आर एलोइंग, वो लोग पीले कलर की हो रही है। अगला, द बर्ड दैट फ्लाइज टू द ट्री इज, कौन सी पक्षी का जिक्र किया गया यहाँ पे? गोल्डफिन्स पक्षी के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला देखें, हाउ डज द गोल्डफिन्स कम टू द ट्री, गोल्डफिन्स पक्षी जो है वो पेड़ पे कैसे आती है? विद य ट्विचिंग चिरप, ठीक है। अगला, द टाइम ऑफ द डे डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इज, कि कौन सा समय का जिक्र किया गया है? तो आफ्टरनून का। आगे, हाउ डज द सेप्टेम्बर सनलाइट अपियर, सेप्टेम्बर का सनलाइट जो है वो कैसा अपियर करता है? तो सही आंसर हो जाएगा येलो। अगला, द लेबरनम ट्री टॉप रिमेन्स डैश टिल द गोल्डफिन्स कम्स, ठीक है, जब तक कि गोल्डफिन्स पक्षी जो आ नहीं जाती है तो ये जो लेबरनम ट्री का टॉप है वो कैसा रहता है? तो साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल रहता है, लेकिन जैसे ही वो आ जाता है वो वाइब्रेंट हो जाता है, शेकिंग करने लगता है। आगे देखिए, हाउ डज द गोल्डफिन्स सीट एट द ब्रांच एंड, कि गोल्डफिन जो है वो ब्रांच एंड में कैसे बैठता है? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा विद य सडननेस एंड स्टार्टलमेंट। अगला देखिए, द गोल्डफिन्स इज कंपेयर टू, गोल्डफिन्स का जो है तुलना किससे किया गया है? एक लिजर्ड से। क्यों किया गया है? तो अगले क्वेश्चन में है क्यों किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिकॉज सी इज स्लिक, है ना। अगला देखें, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिन्स, मूवमेंट जो है गोल्डफिन्स पक्षी का वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अलर्ट एंड एब्रप्ट। अगला देखें, व्हाट डज थिकनेस मीन इन द पोएम, इस पोएम में जो है वो थिकनेस का क्या अर्थ है? सही आंसर हो जाएगा एमंग द लीव्स एंड ब्रांचेस, यानी पत्तियों और शाखाओं के बीच में। नेक्स्ट, ट्रिलिंग्स आर, तो ट्रिलिंग्स कौन है यहाँ पे? 16 का जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा शॉर्ट हाई साउंड्स, जो छोटी छोटी ऊंची आवाज़ें होती है उसी को यहाँ पे क्या बोला जाता है? ट्रिलिंग्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ, ठीक है, मशीन जो है कैसे स्टार्ट, यानी यहाँ पे पक्षियों के बारे में बताया जा रहा है कि एक तरह से वे मशीन है तो कैसे स्टार्ट होती है, वे कैसे उड़ती है? तो चिटरिंग के माध्यम से, ठीक है, यानी आवाज़ के माध्यम से, ट्रिमर ऑफ विंग्स, पंख फड़फड़ाते हुए, यानी आपका जो है ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा इसमें। अगला देखें, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स विद, ठीक है, वो जो पूरा पेड़ है वो कांप उठता है और रोमांचित हो जाता है। तो कैसे रोमांचित हो जाता है? द अराइवल ऑफ द गोल्डफिन्स बर्ड से, यानी गोल्डफिन पक्षी के आने से जो है पूरा पेड़ कांप उठता है और रोमांचित हो जाता है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 19, इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली इट हियर स्टैंड्स फॉर, कि यह जो है उसके फैमिली का क्या है? एक तरह से इंजन है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है कि इंजन कौन है? वो पेड़ लेबरनम ट्री है। अगला देखें, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी साइन ऑफ द गोल्डफिन्स, गोल्डफिन्स पक्षी को जो है आप कैसे पहचान सकते हैं? तो बाय हाउ बैड फेस, उसके चेहरे से, है ना। अगला क्वेश्चन, बैड फेस मीन्स, बैड फेस का मतलब क्या होता है? कि जिस चेहरे में क्या हो? स्ट्राइप्स हो, धारियाँ हो, इस तरह से, ठीक है। तो उसी से आप क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। आगे देखें, व्हाट डज द फ्रेज द बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन, कि ये जो फ्रेज है द बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, इसका क्या मतलब है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्ड्स स्ट्राइप फेस हैज़ बिकम हर आइडेंटिटी एंड हर सिंबल ऑफ रिकग्निशन, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ कैन ये गोल्डफिन्स बी रिकग्नाइज्ड, कि गोल्डफिन्स को आप कैसे पहचान सकते हैं? तो बाय हर बर्ड फेस। अगला देखें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ईरी, ये जो वर्ड है ईरी, तो इसका क्या अर्थ है? ईरी का मतलब होता है स्ट्रेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
द विशल चिरप विस्परिंग्स ऑफ द गोल्डफिंच आर। ठीक है, तो ये जो आपका है द विशल चिरप विस्परिंग्स ऑफ द गोल्डफिंच आर, तो ये कैसा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेंज एंड डेलिकेट। ठीक है, विचित्र है और नाजुक सी है। आगे देखें, द मीनिंग ऑफ लॉन्चेज अवे। लॉन्चेज अवे का अर्थ क्या होता है? फ्लाइज अवे। लॉन्च करना मतलब एक तरह से उड़ जाना। आगे, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन सेप्टेम्बर सनलाइट, की कौन सा फिगर यहाँ पे यूज किया गया है? तो सही आंसर है आपका अलिट्रेशन। नेक्स्ट, द इन्फिनाइट मीन्स। इन्फिनाइट शब्द जो है यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? तो एंडलेस स्काई के बारे में। नेक्स्ट, सी लॉन्चेज अवे। सी हियर स्टैंड्स फॉर, कि सी लॉन्चेज अवे, वह उड़ गई, तो ये किसके बारे में बताया जा रहा है? तो सही आंसर जो है आपका हो जाएगा द गोल्डफिंच बर्ड। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पोएम का, व्हाट हैपन्स टू द लेबनम ट्री आफ्टर द गोल्डफिंच फ्लाइज अवे, कि जब गोल्डफिंच पक्षी जो उड़ जाती है तब क्या होता है? तब फिर से वह जो है शांत और खाली हो जाता है। यानी द वॉइस ऑफ द रेन से है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके बीच है, व्हाट डज द वर्ड डिसेंड मीन। तो डिसेंड का मतलब क्या होता है? उतरना होता है, और यहाँ पे कम डाउन का मतलब भी उतरना है। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट हाइपरबोल इज़ यूज्ड इन द पोएम, कि कौन सा हाइपरबोल का यूज़ किया गया है यहाँ पे? हाइपरबोल का मतलब होता है कोई भी चीज़ को आप बढ़ा चढ़ा करके बोलना, तो यहाँ पे जो है बॉटमलेस सी का जो प्रयोग है वो एक हाइपरबोल के रूप में हुआ है। अगला देखें, व्हाट डज द पोइट कंपेयर द रेन विद, कि पोइट जो हैं वो वर्षा को किससे कंपेयर करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सॉन्ग से। नेक्स्ट, हाउ डज द रेन हेल्प द सीड्स इनसाइड द अर्थ, कि वर्षा जो है वो बीजों को जो है जो धरती के अंदर हैं तो उनकी किस प्रकार से मदद करते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्प्स देम ग्रो, कि उनको जो है जीवन प्रदान करते हैं और उन्हें जो है वृद्धि करने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डज द रेन राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, कि कहाँ से जो है ये बारिश जो है वाटर वेपर के रूप में उठता है? सही आंसर हो जाएगा आपका लैंड एंड बॉटमलेस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज़ ए कन्वर्सेशन बिटवीन, कि ये जो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन एक तरह से एक कन्वर्सेशन है, तो किन के बीच कन्वर्सेशन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पोइट एंड रेन के बीच। नेक्स्ट देखें, व्हाट डज हु आर दो मीन। हु आर दो का मतलब होता है हु आर यू, यहाँ पे दो का मतलब है यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा आपका हु आर यू। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट हैपन्स टू द रेन इन द स्काई। ठीक है, अब ये जो रेन है स्काई में, तो उससे क्या होता है? सही आंसर है आपका रेन फॉल्स डाउन। ठीक है, कि यहाँ से जो है वाटर वेपर ऊपर बन करके जाती है, वो बादल बन जाती है और फिर से वो क्या करती है? बारिश के रूप में ही यहाँ पे गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ वैगुअली फॉर्म्ड। ठीक है, सही आंसर हो जाए आपका क्लाउड्स। नेक्स्ट देखें, हु राइजेज एटर्नल आउट ऑफ द लैंड। ठीक है, कि कौन जो है वो धरती के एकदम बोल सकते हैं कि अनंत से उठता है? सही आंसर हो जाए आपका रेन नहीं होगा, इसका आंसर जो है आपका 10 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा वाटर वेपर। अगला क्वेश्चन देखें, वाई डज द रेन डिसेंड टू द अर्थ। ठीक है, कि ये जो रेन है वो पृथ्वी पर क्यों उतरता है? टू फिल द रिवर्स, टू वॉश द ड्रॉट एंड प्रोवाइड वाटर, टू प्यूरिफाई द अर्थ। तो इसका सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑन ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, वाई इज़ इट इम्पैल्पेबल, कि ये जो है वो इम्पैल्पेबल क्यों है? किसके बारे में बताया जा रहा है? यहाँ पे जो है रेन के बारे में बताया जा रहा है कि ये इम्पैल्पेबल क्यों है। इम्पैल्पेबल का मतलब होता है कि आप इसे ना तो छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपका जो है ऑल ऑफ द एबव सही है। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत ख़राब है इसीलिए मेरा आवाज़ दबा हुआ है, लेकिन आप लोग आवाज़ पे फोकस ना करें, थोड़ा सा कंटेंट पे ध्यान दें। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु डिसेंड्स इन द पोएम, कि पोएम में जो है कौन उतरता है? सही आंसर हो जाए आपका रेन। अगला, विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द सॉन्ग। अब ये जो सॉन्ग है तो कहाँ से उत्पन्न होता है? सही आंसर है पोइट्स के हार्ट, यानी पोइट के दिल से, हृदय से बोल सकते हैं। अगला, व्हाट डज रैकेड और अनरैकेड मीन्स। रैकेड और अनरैकेड का मतलब होता है कि आप केयर करें या फिर ना भी करें, केयर्ड फॉर और नॉट केयर्ड फॉर। ठीक है, और कुछ और क्वेश्चन है इस चैप्टर से आप देख सकते हैं। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, तो सही आंसर हो जाए इसका वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट, हाउ डज द शावर फॉल। शावर जो है किस तरह से गिरता है? सॉफ्टली, है ना। अगला, व्हाट डज द वॉइस ऑफ द रेन रिप्लाई। वॉइस ऑफ द रेन जो है जब क्वेश्चन पूछा जाता है हु और दो हु कि आप कौन है, तो वो क्या रिप्लाई देते हैं? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट,
वेयर डज द रेन राइज फ्रॉम, कि वर्षा जो है वो कहाँ से उठता है। सही आंसर हो जाएगा आपका द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अगला देखें, हु सेड गिव लाइफ टू माई ऑन ऑरिजिन, कौन कहता है या कौन इस वाक्य को कहा कि मैं अपनी ही ऑरिजिन को क्या करता हूँ, जीवन देता हूँ। सही आंसर हो जाएगा द रेन। अगला देखें, विदाउट होम सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट, कि किसके बिना जो है बीज उत्पन्न नहीं हो सकते। सही आंसर है रेन। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका क्या है, व्हाट डज द वर्ड लेटेंट मीन, कि ये जो वर्ड है लेटेंट, तो लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन होता है। अगला, वेयर डज द पोइट वॉल्ट विटमैन बिलोंग, कि पोइट जो है वॉल्ट विटमैन वो किस देश से बिलोंग करते हैं। सही आंसर हो जाए आपका अमेरिका यूएसए से। नेक्स्ट, वेयर डज द रेन गो अपवर्ड, कि ये वर्षा जो है रेन जो है वो ऊपर कहाँ जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका हेवन। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 4 से है चाइल्डहुड, जो किसके द्वारा लिखा गया है, मार्कस नेटन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो सही आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका मार्कस नेटन के द्वारा। अगला देखें, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड हिडन, तो यहाँ पे जो है ये वर्ड है हिडन, तो इसका अपोजिट पूछा हुआ है। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, गुप्त रूप से। तो यहाँ पे जो है ओपन, ओपन का मतलब क्या हो जाएगा, खुला हुआ। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट क्वेश्चन डज द पोइट आस्क टू हिमसेल्फ, कि पोइट जो है खुद से कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, और कहाँ पे जो है उसका चाइल्डहुड चला गया, यानी ये दोनों क्वेश्चन जो है पोइट अपने आप से पूछते हैं। अगला, व्हाट इज़ द पोएम चाइल्डहुड अबाउट, ये जो पोएम है चाइल्डहुड वो किसके बारे में है। तो पोइट्स लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में है। अगला, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सीज्ड, कि ये जो वर्ड है सीज्ड तो उसका क्या मतलब है, कम टू एन एंड, कोई भी चीज़ का समाप्त हो जाना वो सीज्ड कहलाता है। अगला, आफ्टर व्हाट एज डिड द पोइट रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि कितने वर्ष के बाद जो है पोइट को यह एहसास हुआ कि उससे जो है उसका चाइल्डहुड बचपन जो है चला गया। सही आंसर है 11। अगला देखें, द फेस ऑफ ए इन्फेंट सिम्बलाइजेज, ठीक है, कि एक शिशु का जो फेस है, चेहरा जो है वो क्या चीज़ का प्रतीक होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका इनोसेंस। अगला देखें, व्हाट कुड द पोइट नॉट फाइंड इन द ज्योग्राफी बुक, कि पोइट जो है ज्योग्राफी बुक में क्या चीज़ नहीं पा सके। सही आंसर है आपका हेल एंड हेवन। अगला देखें, व्हाट डज द पोइट एसोसिएट अडल्टहुड विद, कि पोइट जो है अडल्टहुड को जो है वो किससे एसोसिएट करते हैं। सही आंसर है आपका मैच्योर थिंकिंग से। अडल्टहुड का मतलब ही क्या होता है, मैच्योर हो जाना। कोई चीज़ को जब आप समझने लगते हैं, आपको ज्ञान हो जाता है, तो उसी को जो है अडल्टहुड बोला जाता है। अगला देखें, वाई आर द अडल्ट्स नॉट वॉट दे सीम टू बी, कि अडल्ट्स जो होते हैं वो क्यों नहीं होते हैं जो दिखते हैं। ठीक है, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डो नॉट एक्ट सो, कि वे लोग प्रेम की भाषा बोलते हैं और उपदेश देते हैं लेकिन वैसा करते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द पोइट फाइंड आउट अबाउट हेल एंड हेवन, ठीक है, क्योंकि पोइट जो हैं उसने हेल और हेवन के बारे में क्या पाया। सही आंसर हो जाएगा दे कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी बुक्स, कि उनका जो है ज्योग्राफी बुक्स में आप नहीं मिल सकते हैं, उनको नहीं खोज सकते हैं। अगला है, अडल्ट सीम टू एक्ट मोस्टली आउट ऑफ, सही आंसर हो जाएगा आपका लव। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ राइम स्कीम इज़ यूज्ड इन द पोएम चाइल्डहुड, की किस प्रकार का जो है राइम स्कीम प्रयोग किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी बी सी सी डी। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड द पोइट कंक्लूड अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड, कि पोइट जो है अपने लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं एट द एंड ऑफ द पोएम, पोएम के अंत में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, की कोई कि उनका जो बचपन है वो कोई अनजान जगह चला गया है। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, विच पोइटिक डिवाइस हैज़ बिन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, कि इस जो लाइन है उसमें कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ किया गया। लाइन है आपका, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन, तो इसमें जो है आपका अलिटरेशन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, वेयर कुड ही सी हीज चाइल्डहुड ना, अब वह जो है अपना चाइल्डहुड बचपन कहाँ देख सकते थे। ठीक है, सही आंसर जो है इसका 16 का जो है ये हो जाएगा, इन एन इन्फेंट्स फेस। नेक्स्ट,
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एडल्ट एंड या चाइल्ड, कि एक एडल्ट और एक चाइल्ड के बीच जो है क्या डिफरेंस है। सही आंसर हो जाएगा एन एडल्ट कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, कि एक एडल्ट जो होते हैं वो बता सकते हैं एक तरह से अंतर किनके बीच, रियलिटी और फैंटेसी के बीच, यानी वास्तविकता और काल्पनिक चीज़ों हैं उनके बीच अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन बच्चा नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला देखें। वाई डू अडल्ट टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट लविंगली, कि अडल्ट जो होते हैं वो क्यों प्रेम की भाषा बोलते हैं और उपदेश देते हैं लेकिन उसके जैसा काम नहीं करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बिकॉज दे आर हाइपोक्राइट्स, क्योंकि वे लोग जो होते हैं हाइपोक्राइट्स होते हैं, दिखावे करने वाले लोग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 19, व्हाट डिड द पोइट फाइंड आउट अबाउट हेल एंड हेवन। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका दे वर एन इमेजिनरी प्लेस। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग एन एडल्ट, कि एक एडल्ट होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या चीज़ का होना ज़रूरी है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दे हैव देयर ऑन थॉट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर आपका जो है वो 4 का था। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 देखने वाले हैं, फादर टू सन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। इसका पहला क्वेश्चन है द फादर टू सन, यानी ये जो पोएम है फादर टू सन, ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिजाबेथ जेनिंग्स इज़ द पोइट ऑफ। ठीक है, एलिजाबेथ जेनिंग्स जो एक पोइट है किनके, तो फादर टू सन के। नेक्स्ट, हु इज़ द नरेटर इन द पोएम फादर टू सन, तो ये जो पोएम है फादर टू सन, तो इसमें नरेटर का कार्य जो है, नरेटर की भूमिका कौन निभा रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका फादर। अगला क्वेश्चन देखें, दिस चाइल्ड रेफर्स टू डैश इन द पोएम फादर टू सन, कि यहाँ पे जो है ये जो कविता है फादर टू सन, यह चाइल्ड ये किसके लिए आया है, तो उसके बेटे के लिए आया है। अगला, व्हाट इज़ द पोएम फादर टू सन अबाउट, ये जो पोएम फादर टू सन जो है वो किसके बारे में। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सावर रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन, कि फादर और सन के जो है खराब रिश्ते के बारे में है। अगला, हु इज़ आई इन द पोएम फादर टू सन, ये जो पोएम फादर टू सन, तो यहाँ पे जो आई आया हुआ है प्रयोग किया गया किनके लिए, तो सही आंसर है फादर के लिए। नेक्स्ट, हु इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड इन फादर टू सन, कि कौन जो अपने बच्चे को समझने में असमर्थ हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका फादर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, हु हैज़ लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स इन द पोएम फादर टू सन, कि कौन जो है बहुत सालों से एक ही घर में रह रहे हैं साथ में, तो सही आंसर हो जाएगा फादर एंड सन। नेक्स्ट, हु स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर इन द पोएम फादर टू सन, कि कौन जो है अजनबियों की तरह बात करते हैं, सही आंसर हो जाएगा फादर एंड सन। नेक्स्ट, हु इज़ द प्रोडिगल इन द पोएम फादर टू सन, कि यहाँ पे जो है प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब क्या होता है, कि जो पैसे को खर्च करने में पसंद करते हैं, वन हु लव्स स्पेंडिंग मनी। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, प्रोडिगल बोला जाता है। और यहाँ पे प्रोडिगल किन्हें बताया गया, तो उसके बेटे को। अगला क्वेश्चन में 11, फादर टेल्स हिज सन दैट दो दे हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स एट, फादर जो अपने बेटे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि भले ही वे लोग जो है सालों से एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन आपका जो है उसके पिताजी उसको समझने में क्या है, असमर्थ है, डज नॉट अंडरस्टैंड हिम। अगला क्वेश्चन में 12 देखेंगे, हाउ ओल्ड इज़ द सन व्हेन फादर डिस्क्राइब्स हिज पैन टू हिम, कि बच्चा जो है वो कितने वर्ष का रहा होगा जब फादर जो है अपना दर्द जो है उसके पास बयां करते हैं या बताते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जस्ट बिकम एन एडल्ट। नेक्स्ट, डज फादर नो अबाउट हिज सन्स लाइक्स और डिसलाइक्स, क्या पिता को जो है इस बात का पता है कि बच्चे को क्या पसंद है या नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट, द यूज़ ऑफ आई इन द लाइन द सीड आई स्पेंट और सॉन इट वेयर इन द पोएम फादर टू सन पॉइंट्स टू अस, कि ये जो लाइन है द सीड आई स्पेंट फॉर और सॉन इट वेयर, तो इसमें जो आई आया हुआ है, तो आई जो है वो किसके बारे में बताया जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फादर्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ फेलियर इन एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, हु स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स इन द पोएम फादर एंड सन, सही आंसर हो जाएगा आपका फादर एंड सन। अगला, कंप्लीट द लाइन्स दे इज़ नो साइन ऑफ, क्या हो जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट देखें, डैश सराउंड्स यस, तो कौन घेरे हुए है फादर और सन को, सही आंसर हो जाएगा साइलेंस। नेक्स्ट, प्रोडिगल मीन्स, तो प्रोडिगल का मतलब क्या होता है, समन हु लव्स टू स्पेंड मनी। नेक्स्ट,
द स्पीकर स्पीक्स ऑफ विच रिलेशनशिप इन द पोएम फादर टू सन, कि यहाँ पे जो स्पीकर हैं वो पिता और पुत्र के बारे में कौन से रिलेशनशिप को बताते हैं। तो सही आंसर है फादर टू सन में, तो फादर एंड सन के बारे में बताते हैं। अगला देखें, आइडेंटिफाई द सिमिली इन द गिवन ऑप्शंस, कि यहाँ पे जो है सिमिली कौन है। तो सही आंसर है वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डज एंगर अराइज इन द पोएम, कि यहाँ पे जो इस पोएम में एंगर कहाँ से उत्पन्न होता है। सही आंसर है सैडनेस से। नेक्स्ट, वेयर डज द स्पीकर वांट द सन टू रिटर्न, कि पोइट कहाँ से चाहता है कि उसका बेटा कहाँ से वापस आ जाए। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी होम हो जाएगा। अगला देखें, हु विल फॉरगिव इन द पोएम फादर टू सन, कि कौन जो है क्षमा करने के लिए तैयार है। सही आंसर हो जाए फादर एंड सन विल फॉरगिव ईच अदर। नेक्स्ट, व्हाट इज meant बाय लिव ऑन द सेम ग्लोब इन द पोएम फादर टू सन, तो इसका क्या मतलब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका है को एग्जिस्ट विद अंडरस्टैंडिंग एंड लव। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वाई शुड वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब इन द पोएम फादर टू सन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा दिस रिलेशनशिप इज मेड विद बॉन्ड्स ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, वाई शुड द प्रोडिगल रिटर्न होम इन द पोएम फादर टू सन, कि वो जो बच्चा है प्रोडिगल है तो उनको घर वापस क्यों आ जाना चाहिए। सही आंसर है फादर इज़ रेडी टू डेवलप न्यू एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि जो है फादर ये करने के लिए तैयार है, एक नया रिलेशनशिप और बढ़िया समझ जो है उत्पन्न करने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वाई इज साइलेंस सराउंडिंग फादर एंड सन, कि साइलेंस जो है आपको फादर और सन को क्यों घेरे हुए हैं। सही आंसर हो जाए आपका ऑल, यानी दे वांट टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन, दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर और देयर इज ए लैक ऑफ कम्युनिकेशन। इस प्रकार से है आपका 20C का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। अगला देखें, व्हाट डज द फादर होप फॉर इन द पोएम फादर टू सन, कि फादर जो है इस पोएम में क्या होप करते हैं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि एक नया समझ जो है डेवलप करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ न्यू लव और फॉरगिवनेस, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ मेंट बाय लॉन्गिंग इन द पोएम फादर टू सन, लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है, डिज़ायर होता है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रीफ इन द पोएम फादर टू सन, ग्रीफ का मतलब क्या होता है। तो ग्रीफ का मतलब होता है सैडनेस। तो ये रहा दोस्तों आप लोग के बीच हॉर्नबिल बुक का कंप्लीट MCQ क्वेश्चन, और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग स्नैपशॉट बुक का जो है एक महातांडव वीडियो और राइटिंग सेक्शन का भी क्वेश्चन देख चुके हैं। तो वैसे विद्यार्थी जो उन वीडियो को नहीं देखे हैं एक बार ज़रूर जा कर के देख लें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।